नमस्कार, मैं हूँ पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उनको और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। मेरा ये मानना है कि योगी जी बहुत निपुणता के साथ, कार्यकुशलता के साथ सरकार चला रहे हैं। परंतु मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि अभी सरकार जनमानस से काफ़ी दूर है। हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इसलिए आई क्योंकि इससे पहले की सरकार निकम्मी, भ्रष्ट और अकार्यकुशल थी। अब हम ये देखते हैं, आज दिन लोगों से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, तो पाते हैं कि सरकार को जो अपेक्षाएं योगी जी से थी वो 5 साल और 107 दिन पूरे होने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। सरकार जनसाधारण तक ना पहुंच रही है, ना जुड़ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने घर का सपना देखने वाले जो लोग थे, जिन्होंने 15-20 साल पहले मकान बुक कराए थे, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा दी, लोन लेके पैसा लगाया, किराए के मकान में अब तक रह रहे हैं और बैंक के लोन की किस्त चुका रहे हैं, उनको मानसिक, आर्थिक, शारीरिक जो परेशानी हुई, उसका जहाँ तक मुझे नज़र आता है हमारी सरकार को आभास भी नहीं है। अभी कुछ केसेस में पता पड़ा कि सरकार रेरा से जो आरती जारी हुई थी उनमें से कुछ पैसे का रिफंड करा रही है, और एक केस में पता पड़ा कि कुछ कंपेंसेशन भी दिया गया है। मगर आप ये सोचिए, जिस ज़मीन की कीमत 100 गुना हो चुकी है, जिस ज़मीन को बुलंदशहर खुर्जा डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने अंतर्गत ले चुकी है, लेने को बिल्कुल तैयार है, उस ज़मीन के ऊपर आप 15-20 साल पुरानी कीमत पे मुआवजा देंगे, वर्तमान कीमत पे क्यों नहीं? इसमें एक चीज़ और नज़र आती है, सरकार गरीबों को, पिछड़े हुओं को मकान दे रही है बना के। जो बहुत बड़ा आदमी है, पैसे वाला, उसको तो मकान की आपसे अपेक्षा ही नहीं है, वो तो आपको 4 मकान दे दे। परंतु भाई, जो सवर्ण और मध्यम वर्गीय जो आपको वोट देते हैं, आपने उनकी तरह पीठ क्यों कर रखी है? ये वही तो लोग हैं जिन्होंने पैसे जमा कराए मकान के, और आज तक बेचारे रो रहे हैं। इनमें से बिल्डर्स में से एक अंसर है, 2 भाई हैं अंसल बंधु, जेल में फ़िलहाल। तो इन्होंने हमारा निवेशकों का कई हज़ार करोड़ रुपया निकालकर सिंगापुर और अन्य देशों में घोटाला करके लगा दिया। अब आप देखिए, पुलिस प्रशासन और टुच्चे-मुच्चे नेता उसके साथ खड़े हैं। आप गोरखपुर में जनता दरबार लगाते हैं, जिसमें 5-5 अर्जी देने और नाक रगड़ने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका डीएम, आपका तहसीलदार, आपका पटवारी कोई सुनने को राजी नहीं है। परंतु 4 बीवी 98 बच्चे वालों की जो लाइन है, उसकी तो तुरंत सुन लेते हैं, उनकी अलग लाइन लगवाते हैं। अब पुलिस ही देख लो भाई, 2019 में
कंप्लेंट की, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब पिछले साल कंप्लेंट हुई की तो कोई सुनवाई नहीं हुई, और अब आरटीआई लगाई एक हमारे साथी ने, तो उसको कह दिया गया आपने रेरा में केस डाला है। भाई रेरा में केस तो डाला है, 2019 ईयर जी क्या हुआ? आप क्यों नहीं सुनाई करते? अब पुलिस एफआई लिखती नहीं, पुलिस वाले मोड होटल में मुफ्त खाना खाते हैं, और उड़ाई करना वो तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। बसों में चलेंगे, किराया नहीं देंगे। छोड़िए, सेक्टर 19 नोएडा की बात कर रहा हूँ। अकेले इस सेक्टर में 45 से ज़्यादा पीजी चल रहे हैं, और आधे मकानों में किराएदार हैं। मगर आज तक पुलिस ने कभी किराएदारों का वेरिफिकेशन किया, उनका सत्यापन करने की जहमत उठाई? क्या ये बहुत ज़रूरी नहीं है? कौन किराएदार है? आपका आधार कार्ड वो नकली, पैन कार्ड वो नकली, मोबाइल नंबर आपने नकली पेपरों से लिया, आपकी पहचान कैसे होगी? नोएडा में इस साल, वैसे तो 3 साल से परंपरा बना रखी है नोएडा ने, इसका प्रदूषण स्तर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। चलो भाई, किसी चीज़ में तो मापदंड कायम करा। 20 साल से ज़्यादा पुरानी बसें, डीजल वाली बसें धड़ल्ले से चल रही हैं। दिल्ली गाजियाबाद वाया नोएडा, गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा वाया नोएडा। अब आधे से ज़्यादा जो ऑटो हैं उनमें मीटर नहीं लगे हुए, 3/4 बैटरी रिक्शा हैं, उन पे नंबर प्लेट नहीं है, और ड्राइवर पे लाइसेंस तो सब मतलब ही पैदा नहीं होता। अब आपसे क्या कहूँ, 12-15 साल के लड़के धड़ल्ले से बैटरी रिक्शा चलाते हैं, नियम कानून जानते नहीं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। प्रमाण चाहिए तो रजनीगंधा चौक चले जाओ, मंदिर के पास सैकड़ों की तादाद में जुगाड़ हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं, जिनमें इंजन बाबा आदम के ज़माने के लगे हुए हैं, काला धुआं उगलते हैं, मगर उन पर नजर नहीं जाती किसी पुलिस वाले की। वाहन की फिटनेस को आप छोड़ ही दीजिए, आप विज्ञापन देते घर घर स्वच्छ पेयजल पाइपलाइन से पहुंचाएंगे, कहाँ पहुंचाएंगे? अरे नोएडा के सबसे पुराने सेक्टर 19 में तो गंदा पानी आप पाइप से पहुंचा रहे हैं, और वो भी पहली मंजिल पे नहीं पहुंचता। मैंने पानी के बारे में पहले भी कई बार बताया है, नोएडा में जो अधिकारी गण हैं ये सिफारिशी हैं, कामकाज क्या तो जानते नहीं या करना चाहते नहीं। अब यहाँ पर इस सेक्टर में LIG डबल स्टोरी मकान बने हुए हैं, जिसमें दूसरी मंजिल वाले ने 2-2 मंजिल ऊपर खड़ी की हुई हैं। एक मकान में सर्वे करा तो पता पड़ा कि 3 शिफ्टों में 56 लड़के रहते हैं। 25-25 लाख की गाड़ी घर के सामने खड़ी मिली, मोटर लगा के पानी भरा जाता टंकियों में, 2-2 हज़ार लीटर की टंकियों में, 3 फ्लोर, पैसा हमारे से 6 गुना 7 गुना कम। और इन मोटरों की वजह से जो 2 मंजिल फालतू चढ़ी हुई हैं, इनकी वजह से बाकी मकानों में पानी पहुंचता ही नहीं। और आपकी पानी की टंकी, उसकी ऊंचाई कितनी है, और आपके कर्मचारी पानी की टंकी में तो पानी दे चढ़ाता ही नहीं, सीधे घर में पेल देते हैं। गंगा जल में गंदा जल मिला के, धरती में निकलने वाला काला गंदा पानी, पीला पानी, पानी के मीटर है ही नहीं। आप प्लॉट के हिसाब से पैसा क्यों लेते हैं? आप मीटर लगाइए, हर आदमी से बार-बार पैसा लीजिए। चलिए, सेक्टर 20 में पुलिस स्टेशन है, उसके सामने झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं जिनमें धड़ल्ले से फर्नीचर का काम हो रहा है, मोटर मैकेनिक बैठे हुए हैं, फोटो लेमिनेशन का काम हो रहा है। और पुलिस स्टेशन के सामने कौन रहते हैं इनमें? बांग्लादेशी और रोहिंगे। मजे की बात, आपको इनके पास आधार कार्ड भी मिलेंगे ही मिलेंगे, राशन कार्ड भी मिलेंगे ही मिलेंगे।
सेक्टर 4, सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 10 और शादरा डैम, सबके ऊपर झुग्गी झोंपड़ी बसी हुई है। अरे जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जमुना नदी के पुश्ते पे लक्ष्मी नगर के सामने से इन झुग्गियों को हटाया जा सकता है, नई दिल्ली के राजा बाजार में से झुग्गी झोपड़ी हटाई जा सकती है, आप क्यों नहीं हटाते? आप जानते हैं एक एक झुग्गी का किराया 8,000 महीना जा रहा है, वो भी सरकारी ज़मीन पे। बिजली की बात करते हैं, बिजली की दर दिल्ली से कहीं ज़्यादा है, ऊपर से फिक्स चार्जेस देने पड़ते हैं। दिन में 3-4 बिजली तो जाएगी जाएगी। खंभों पे जंग लगा हुआ है, जब से लगे आज तक पेंट नहीं हुआ। और किसी जगह देखिए आप 10 फुट के दायरे में 4 से 10 खंभे लगे हुए हैं, और खंभों की हालत देखिए, केबल टीवी इंटरनेट सबकी तारें लटकी पड़ी हैं। और तारों का आलम यह कि 100 मीटर के दायरे में आपको सैकड़ों तार के टुकड़े पड़े मिलेंगे। जियो, एयरटेल, पानी वाले, सीवर वाले, इनका हाल ये है, सड़क काट के छोड़ देते हैं। मरम्मत कौन करेगा? मेन रोड की बात करता हूँ जो धौलाकुआं जा रही है DND से, इसके ऊपर रजनीगंधा, आप टेलीफोन ऐप से रजनीगंधा क्या APJ स्कूल तक जाइए, आपको कम से कम 50-100 गड्ढे मिलेंगे। और वो गड्ढे भी ऐसे कि उसमें अगर आदमी गलती से पैर घुस जाए उसका तो पूरा समा जाए। बारिश होती है ना, सारा पानी उन गड्ढों में समा जाता है। क्या बढ़िया आपने वाटर हार्वेस्टिंग की है, कमाल कर दिया। इस सड़क के किनारे कुत्ते इतनी गंदगी फैलाते हैं, आप आके देख लीजिए, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। रही आपकी सफाई की बात, आप कहते हैं कि यूपी में नोएडा सफाई के मामले में बहुत अच्छा है, जरा आके देखिए कम्युनिटी सेंटर के उल्टे हाथों क्या हाल होता है, आप आके देख लीजिए। ज़्यादा विस्तार से कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा सुन के आपको। आपके सुपरवाइज़र, उनके दर्शन में नहीं होते। जहाँ चाहिए कर्मचारी एक वहाँ लगा रखे आपने 2। अब सीवर को देखिए 3 साल हो गए साफ़ किए हुए। घर के सामने जो बरसाती नाली है, आज तक आपके लोगों ने बरसाती नाली साफ़ नहीं करी, उसमें मिट्टी भर गई। अंत में मजबूर होकर लोगों ने उसके ऊपर ईंटें वींटें बिछा दी। मैंने आपको बताया था कि आप इन नालियों का इस्तेमाल वाटर हार्वेस्टिंग में कर सकते हैं, मगर इसके लिए दिमाग में बुद्धि और मन में इच्छा शक्ति चाहिए। हरौला से शुरू होकर एक नाला सेक्टर 19 से गुजरता है। ये नाला सेक्टर 16 में जुड़ा है मोटर मार्केट से। हरौला में बैटरी का काम होता है, जनरेटर का काम होता है। सेक्टर 16 में मोटर मार्केट है। इन दोनों जगह से तेजाब, तेल, पेंट, कूलेंट, रेफ्रिजरेशन की गैसें और अन्य दसियों तरह का कचरा इस नाले में आता है। आप सेक्टर 19 में आइए, B और C ब्लॉक को एक पुलिया जोड़ती है, जरा आप खड़े हो जाइए 10 मिनट। फिर एक पुलिया जोड़ती है मंदिर को और B ब्लॉक को, जरा उससे आगे खड़े हो जाइए आप 10 मिनट। आपको पता पड़ेगा कि ये गैस इतनी खतरनाक है कि एक कमज़ोर आदमी को तो बेहोश भी कर सकती है। सेक्टर 19 के A और B ब्लॉक के बीच में एक नाली है, B ब्लॉक की साइड पे, और A ब्लॉक की साइड 2 नालियां हैं। उन दोनों के पानी को हम देख रहे हैं 35-37 साल हो गए, आज तक निकासी का कोई साधन नहीं है। पंप लगा रखा है आपने, डीजल से चलता है, और पानी उठा के आप सीवर में डाल देते हैं। आपको डीजल पे खर्चा करना मंजूर है, मगर उन नालियों को मुख्य नाले से जोड़ना आपको मंजूर नहीं है। 19 के B ब्लॉक में हर साल पानी भरता है। पहले इसमें हमने कुछ अवरोध लगवाया था, वो गलगला गया,
और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। 19 सेक्टर के बी ब्लॉक में सांड, गाय और कुत्ते, इनका आतंक है। कई साल हो गए, 10-12 साल तो हुए गए होंगे। एक सांड को मैरी गोल्ड के स्कूल के सामने एक 24 साल के लड़के को सांड ने मार दिया। हमारी गली में ही 3-4 बार सांड औरतों पर अर्रा पड़ा। और गायों का तो यह हाल है कि वो आपके लगे पेड़ पौधों को खाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। पौधे हमारे खाती हैं, दूध दूसरों को पिलाती हैं। और फील्ड में देखिए जरा, गंदगी खाती हैं पूरा दिन। एक चीज़ और कहूँगा, आपने नोएडा के गांव वालों को 3-3, 4-4 बार मुआवजा दे दिया। और नीरा यादव के समय में क्या हुआ कि अधिकृत की हुई जमीन पर बड़ी बड़ी ऊंची दुकानें बन गई मेट्रो स्टेशन के पास। आप कुछ नहीं कर पाए। सेक्टर 9 में हार्डवेयर मार्केट पूरी तरह नाजायज़ है, आप कुछ नहीं कर पाए। सेक्टर 16 की कार रिपेयर मार्केट में सैकड़ों कारें खड़ी हैं, आधी से ज़्यादा चोरी की होंगी। आप उन्हें क्यों नहीं हटाते? मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा। आप इनकम टैक्स देने वालों को, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इनकम टैक्स दिया, 30 साल 40 साल, आप उनको पेंशन नहीं देते। मगर जो अकर्मण्य है, नकारा लोग हैं, आप उन्हें पेंशन देते हैं। आप पूर्व विधायकों को पेंशन देते हैं। क्यों देते हैं आप? इसके अलावा छोटी जोत वाले लोग हैं, जिनके बारे में रोज बखान करते हैं, हम ये सुविधा दे रहे, वो सुविधा दे रहे हैं, उन तक वो सुविधा नहीं पहुंच रही। कम से कम मुझे नहीं मिल रही। अब आप कहते हैं कि नोएडा को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो मैंने आपको थोड़ा सा विवरण दिया है, सुई की नोक के बराबर, केवल सेक्टर 19 का। अगर आप पूरे सेक्टर को देखेंगे, पूरे नोएडा को देखेंगे, ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण को देखेंगे, ये तो नोएडा हुआ, और उसके बाद यूपी के सारे शहरों को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सूची कितनी बड़ी है। एक चीज़ याद आ गई, अभी आपने कुछ किसानों की संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दी है। किस लिए? क्या वो लोग लगान नहीं देते थे? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम जमींदार हैं, कहने को, नाम मात्र को। 13.5 बीघे जमीन तो हमारी सरकार ने खरीद ली, छीन ली हमसे, एनिमी प्रॉपर्टी कहकर। जिस प्रॉपर्टी को हमने, मेरे दादा ने 1946 में लिया था, 70 साल से ज़्यादा, जिसको 75 साल से ज़्यादा हमने लगान दिया, आज वो प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी हो गई। जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मेरठ के अंदर हुई, आप एक कमिश्नरी में रिकॉर्ड होगा, देखना आपका काम है, हमारा काम नहीं है। दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आपके पटवारी की गलती है, हमारी गलती नहीं है। आप फिर भी, पटवारी ने रसीद काटी है, लगान लिया है उसने, और आप फिर भी इसको एनिमल प्रॉपर्टी बनाते हैं। धन्यवाद महाराज। आइए नोएडा, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ फुटपाथ नहीं है, कहीं भी फुटपाथ नहीं है। कहीं ट्रांसफार्मर खड़ा है, कहीं कुछ खड़ा है, कहीं कुछ खड़ा है, मगर चलने को जगह नहीं है। अब आपने वृक्षारोपण किया, बड़ा अच्छा किया। आप हर साल ही अच्छा करते हैं। भारत में तो वृक्षारोपण करना बरसात के मौसम में एक समारोह से कम होता ही नहीं। आपने पिछले साल भी लाखों पेड़ लगाए थे, क्या एक भी जिंदा है उनमें से? क्या कोई उन्हें पानी देने वाला है? आप आके देखिए, रिकॉर्ड मांगिए, अफसरों से पूछिए उन्होंने क्या किया। मैं तो रोज देखता हूँ, आप भी देख लें आके।
मुझे महाराज जनक की याद आती है। कर्मयोगी थे, धरती पर सोते थे, राजसी सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं करते थे। मगर वर्तमान काल में तो हम खुद को योगी कहने लगे। योगी को 10 इंद्रियों को काबू करके मन, मस्तिष्क और आत्मा को ईश्वर में लगाना पड़ता है। जब चित्त को एकाग्र करके हम ईश्वर में लगाते हैं तब हमें छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त होती है। और अगर कोई व्यक्ति भगवा कपड़ा पहन के अपने आप को योगी कहने लगे तो आप सोच लीजिए दूसरे लोग क्या सोचेंगे। रही बात मंदिर की, मंदिर में पूजा पाठ ब्राह्मणों का काम नहीं है। ब्राह्मणों का काम है, क्षत्रियों का काम नहीं है। अब एक महाराज रामदेव हैं जो नट और बाजीगर जैसी कलाबाजियाँ दिखाकर अपने आप को योगी बताते हैं, योग के नाम पे पब्लिक को उल्लू बनाते हैं। एक चीज़ मैंने नोट की, हमारे यहाँ सेक्टर 19 में आए दिन भगवा कपड़ा पहन के दूसरे समुदाय के लोग घर ही घर गली गली घूमते हैं, मकानों की रेकी करते हैं। शनिवार के दिन वही लोग सरसों का तेल और पैसा इकट्ठा करते हैं शनिदेव के नाम पर। तो मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं, मगर मुझे वो भी दिन याद है जब हम लोग आडवाणी साहब से रूबरू मिलते थे, अपनी परेशानियां बताते थे, जनता की परेशानियां बताते थे। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि आडवाणी साहब ने उनकी समस्याओं का समाधान ना किया हो। अटल बिहारी वाजपेयी, हम दिल से उनका आदर करते हैं, उनको याद करते हैं। वो ना केवल हमारी बात को, परेशानी को सुनते समझते थे, उस पर सकारात्मक कार्रवाई भी करते थे। माननीय कल्याण सिंह, उनसे हमने कभी कोई बात कही, ये कभी नहीं हुआ कि उसके ऊपर कार्रवाई ना हो। आज तो हमारी औकात इतनी रह गई है कि हम आपके मन की बात सुन लें और आपको हम अपने मन की बात सुनाना चाहें तो असंभव है। आपने मेरी बात को सुना, कुछ गलती हो गई तो भाई माफ़ कर देना, परंतु अगले एपिसोड के लिए तैयार जरूर रहना। धन्यवाद।